नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं महेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश में अब 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 28 का जिक्र यहां पर हमने इसलिए किया क्योंकि अब तक 27 थी, लेकिन राजगढ़ ब्यावरा से कांग्रेस के विधायक गोवर्धन लाल डांगी का कोरोना के चलते निधन हो गया है, लिहाजा अब 28 सीटों पर उपचुनाव होंगे। ऐसे में मध्य प्रदेश की कई सीटों पर सियासी हवाएं इन दिनों तेज रफ्तार पकड़ रही हैं। कारण भी साफ है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने चेहरे लगभग साफ कर दिए हैं, लेकिन कुछ सीटों पर अब भी लगातार मंथन जारी है। ऐसे में आगर मालवा विधानसभा सीट की यदि बात की जाए तो कांग्रेस इस सीट को लेकर आश्वस्त है। यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इस सीट पर कांग्रेस का झंडा लहराने के लिए लगातार पसीना भी बहा रहे हैं। यही वजह है कि अब सवाल उठने लगा है कि मध्य प्रदेश की आगर मालवा विधानसभा सीट पर आखिर किसका है जलवा। कांग्रेस ने तो चेहरा तय कर दिया है विपिन वानखेड़े के तौर पर। ये यूं तो प्रदेश अध्यक्ष हैं एनएसयूआई के और एक युवा तेजतर्रार नेता के तौर पर उनकी छवि आगर मालवा में लगातार सक्रिय नेता के तौर पर पहचानी जाती है, लेकिन बीजेपी में अब भी चेहरों में चयन की कवायद लगातार जारी है। एक तरफ कहा जा रहा है कि पूर्व विधायक रेखा रत्नाकर को मौका दिया जा सकता है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पूर्व दिवंगत नेता मनोहर ऊंटवाल के बेटे बंटी ऊंटवाल को यहां पर मौका दिया जा सकता है। तो वहीं तीसरा चेहरा पूर्व सांसद चिंतामण मालवीय का भी नजर आ रहा है। चौथा चेहरा गोपाल परमार का है, लेकिन अब भी पहेली है कि आखिर किसके चेहरे पर यहां पर मोहर लगने वाली है। ऐसे में बीजेपी में कैसे रस्साकस्सी है और कांग्रेस में कैसे तमाम सियासी समीकरण तेज हो रहे हैं, तमाम जानकारियां लेते हैं और जुड़ते हैं आगर मालवा की तस्वीर को जानने समझने के लिए एमपी न्यूज के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट शार्दुल राठौर से। शार्दुल जी, क्या कुछ आपका आकलन है और मध्य प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर आगर मालवा में है किसका जलवा? जी बिल्कुल, आपने जैसा कि कहा कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर सियासी हवाएं अब तेज हो गई है। तो बात की जाए आगर मालवा सीट की तो ये भी सीट एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है मध्य प्रदेश के उपचुनाव के लिहाज से। यहाँ पर हालांकि कांग्रेस ने पत्ते साफ कर दिए हैं या फिर ये कहा जाए कि चेहरे सामने ला दिए हैं। कांग्रेस की तरफ से जो 15 चेहरे सामने लाए गए हैं उसमें आगर मालवा सीट से विपिन वानखेड़े को उतारा गया और विपिन वानखेड़े छात्र राजनीति में प्रदेश भर में अपना नाम कमा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी से अभी कोई चेहरा उतारा नहीं गया। अब बीजेपी का जो मंथन है वो अभी भी जारी है। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय का जब बीच में बयान आता है कि जो कांग्रेस के 15 नाम आए हैं वो हरल्ले चेहरे हैं, वो 50-50 हज़ार वोटों से हारेंगे और कांग्रेस कॉन्फिडेंट में दिख रही है। वहीं बीजेपी के अगर चेहरे की बात की जाए तो ये देखने में आ रहा है कि अभी तक उनके चेहरे तय नहीं हुए, उन पर मंथन ही चल रहा है। तो ऐसे में ये सोचना होगा कि जो बीजेपी है वो अपने उम्मीदवार को उतारने में इतनी देरी क्यों कर रही है, उसका चेहरा सामने लाने में इतनी देरी क्यों कर रही है। कहीं ना कहीं हार जीत का समीकरण लगाने में कहीं ना कहीं कुछ परेशानी आ रही है। इसलिए वहां पर अभी फिलहाल जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें पहले नंबर पे जो नाम है रेखा रत्नाकर का नाम आ रहा है, जो कि वहां से पूर्व विधायक भी रह चुकी है। तो रेखा रत्नाकर को लेकर हालांकि जो समीकरण बन रहे हैं वहां के उपचुनाव को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं ये बात आ रही कि विपिन वानखेड़े को टक्कर देने जैसा चेहरा है। वहीं बात की जाए तो इस जो फहरिस्त है यहाँ पे नामों की, उसमें जो पूर्व विधायक थे वहाँ पर मनोहर ऊंटवाल, जिनके निधन से सीट खाली हुई थी, उनके पुत्र बंटी ऊंटवाल वो भी इस फहरिस्त में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा एक नाम और चिंतामण मालवी जो कि विधायक है, लेकिन चिंतामण मालवी के नाम को लेकर पार्टी भी आश्वस्त नहीं है और जो वहाँ की जनता है जो फीडबैक आ रहा है वहाँ से उस नाम को लेकर वो नेगेटिव आ रहा है। तो अब पार्टी को यह तय करना है कि कौन सा ऐसा चेहरा होगा, कौन सा इन तीनों नामों में से ऐसा मजबूत चेहरा होगा जिसको लेकर वो उपचुनाव में आगर मालवा की सीट बचा सकती। बिल्कुल, लेकिन शार्दुल जी यहाँ पर एक सवाल बड़ा ये है कि एक तरफ तो युवा चेहरा है, तो क्या बीजेपी भी युवा चेहरा बनाम युवा चेहरा ही मैदान में उतारेगी या यहाँ पर एक अनुभवी चेहरा जो है जनता के बीच में भेजा जाएगा? क्योंकि आगर मालवा एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर कहा जाता है कि भगवा पृष्ठभूमि है, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रियता भी आगर मालवा में है। तो वहीं दूसरी तरफ यदि हम कांग्रेस की बात करें तो वहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह की लगातार मेहनत, लगातार उपस्थिति, लगातार वहां पर क्षेत्र में सघन जनसंपर्क की एक छवि है। इसी के साथ साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी आगर मालवा सीट पर लगातार कांग्रेस की जीत का दावा करते आए हैं। ऐसे में प्रतिष्ठा दांव पर है। कांग्रेस के पास जयवर्धन सिंह, सज्जन सिंह वर्मा की ताकत है, विपिन वानखेड़े को दिग्विजय सिंह का साथ है। तो दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो वहां पर संगठन यहां पर सक्रिय नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया भी लगातार आगर मालवा में इन दिनों सक्रिय देखे जा रहे हैं। तो आखिर
टक्कर कितनी जोरदार होगी और क्या युवा चेहरा बनाम युवा चेहरा होगा या युवा चेहरा बनाम अनुभवी चेहरा यहां पर मैदान में होगा? बिल्कुल महेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो उपचुनाव है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तो प्रतिष्ठा दोनों की जुड़ी हुई है। दोनों पार्टियां चाहती है कि जो खोई हुई सत्ता है, कांग्रेस चाहती है कि वो वापस हासिल कर लूं और बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी सत्ता को बचाने में लगी हुई। तो ऐसे में जो समीकरण आप बता रहे हैं बिल्कुल लाजमी है कि उस पर मंथन होगा, उस पर विचार होगा। बात की जाए विपिन वानखेड़े जैसे युवा चेहरे की, तो उस चेहरे के पीछे पार्टी के जो बड़े नेता हैं और युवा नेता हैं वो खासतौर पर लगे हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी यहाँ पर ऐसा मंथन करेगी कि जो हालात हैं उस क्षेत्र के जो समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि हर बार चुनाव में जब नाम तय किए जाते हैं तो एक रुख नहीं रहता है हवा का। कहीं ना कहीं लोगों की सोच, लोगों की मानसिकता बदलती रहती है और अभी वहाँ पर लोगों की सोच किस तरह से है, किस तरह से वहाँ पे लोग चाहते हैं कि हमारा जो नेता है, हमारा जो प्रतिनिधित्व करे, हमारा जो विधायक हो, किस तरह की सोच वाला व्यक्ति हो, वो उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो युवा चेहरे बनाम युवा चेहरा वाली रणनीति तो शायद वहाँ पर काम में ना आए, क्योंकि अब जो आने वाले समय में चुनाव का जो दौर चल रहा है और जो समीकरण बन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी अनुभवी नेता को मैदान में उतारने की कोशिश करेगी जो जीत की गारंटी दे सके, क्योंकि ये चुनाव पूरे प्रदेश में एक साथ नहीं हो रहे हैं, उपचुनाव है और उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पार्टी को लाके अपनी सत्ता बचाना है। तो ऐसे में अनुभव काम में आएगा और अनुभव के आधार पर ही पार्टियां जो है चुनाव की टिकट तय करेगी। बात की जाए आरएसएस के प्रभुत्व वाली सीट होने का जो आपने जिक्र किया उसकी, तो यहाँ पर आरएसएस का ऐसा रहा है कि प्रदेश में कहीं भी चुनाव होते हैं या देश में कहीं भी चुनाव होते हैं तो जब आरएसएस किसी सीट पर कमान संभालती है तो वो बिल्कुल जमीनी स्तर पर घुसकर अपना काम करती है और जो प्रत्याशी हारने की कगार पे पहुंच जाता है उसको जीत में बदल देती है। तो कहीं ना कहीं अगर आरएसएस यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है तो ये सीट में ये बदलाव जो होना है वो हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए यहाँ पर आगर मालवा की जनता भी यहाँ पर बहरहाल तय कर सकती है कि आखिर किसका जलवा इन तमाम चेहरों में से आगर मालवा में नजर आने वाला है। लेकिन यहाँ पर मुद्दों के लिहाज से यदि बात की जाए तो विपिन वानखेड़े पिछला चुनाव भी जो है तकरीबन नाम मात्र के वोटों से हारे थे, 5000 के आसपास का मुझे जहां तक ध्यान है अंतर रहा था। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि कैसे विपिन वानखेड़े की सक्रियता का कार्ड ढूंढा जाए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विकास के वादों के साथ में जनता के बीच जा सकती है, क्योंकि क्षेत्र में लगातार सिंचाई परियोजनाएं जो हैं सक्रिय हैं। लगातार मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सड़कों का जाल बिछाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना लेकर यहां पर आई है और आगर मालवा की जनता विकास की तरफ जाती है या फिर युवा चेहरे को यहां पर तरजीह देती है, किस तरह से नेतृत्व पर यहां पर मोहर लग पाती है। और कांग्रेस की रणनीति में जहां पर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की सक्रियता बरकरार है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का संगठन कैसे यहां पर अपनी मुस्तैदी दिखाता है। आने वाले दिनों में सब कुछ साफ हो जाएगा और जनता जनार्दन यहां पर तय करेगी कि आखिर सही मायनों में आगर मालवा में है किसका जलवा। एमपी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। एक खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार देखते रहिएगा आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।